नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रेंडिंग जीके पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जो हमारी एनसीईआरटी एमसीक्यूज वाली सीरीज है उसके सेकंड पार्ट को हम यहां पर कवर करेंगे। जैसा आप जानते हैं, एनसीईआरटी की क्लास से 6 से लेकर 12 तक के एमसीक्यूज को चैप्टर वाइज हम यहां पर कवर कर रहे हैं। हिस्ट्री से हमने शुरुआत करी है, हिस्ट्री का हमने पहला पार्ट कर चुके हैं। आज हम सेकंड पार्ट को यहां पर देखेंगे। क्वेश्चन हमने पिछली बार 28 प्रश्नों को देख लिया था। आज क्वेश्चन की नंबरिंग वहीं से शुरू करेंगे जहां प्रीवियस वीडियो में हमने छोड़ा था, ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन 6 से लेकर 12 क्लास तक के आपके एक साथ नंबरिंग में आ जाएं। जब हम भूगोल की, पॉलिटी की, अर्थव्यवस्था की, विज्ञान की क्लासेस शुरू करेंगे, फिर उनकी नंबरिंग इसी प्रकार शुरुआत से लेकर लगातार कंटिन्यू करते हुए चलेंगे, ताकि आपके हिस्ट्री के सभी क्वेश्चन एक साथ आ जाएं, ज्योग्राफी के एक साथ आ जाएं, पॉलिटी के एक साथ आ जाएं, सभी तथ्यों के साथ। अगर आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है, आप उसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने क्लास 6 की जो शुरुआत के 3 चैप्टर्स थे उनको कवर किया। आज हम क्लास 6 के चौथे और 5वें चैप्टर इनको यहां पर कवर करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले खोजा गया नगर कौन सा था? तो देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले हड़प्पा को खोजा गया था। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अब क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा को खोजा गया, इसके बाद जहां जहां से हमें हड़प्पा जैसे नगर, इमारतें मिली, उन सबको हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत ही रखा गया। ठीक है, हड़प्पा का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। यहाँ पर 4700 साल पहले का मतलब अगर आपको एग्जैक्ट निकालना पड़े, अगर ईसा पूर्व में आ जाए, आज चल रहा है 2023, तो 2000 साल तो ये हो गए, और 2500 साल और पीछे चले जाइए तो 2500 ईसा पूर्व के आसपास सिंधु घाटी सभ्यता अस्तित्व में आई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, हड़प्पा पुरा स्थल निम्न में से किस स्थान पर है? तो हड़प्पा आपके पाकिस्तान का जो पंजाब है वहां पर स्थित है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, जो कि पंजाब में पड़ता है, वहां स्थित है। और अगर हम बात करें मोहनजोदड़ो, वो भी दूसरा प्रमुख नगर है, वो आपके पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो चलिए यहां पर कथनों को देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन से आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, जिनके बारे में मैंने पहली क्लास में बात करी थी। पहला स्टेटमेंट है, इन सब नगरों में से कई नगरों को 2 या उससे अधिक हिस्सों में विभाजित किया गया है। तो बिल्कुल सही है, ज़्यादातर जो हड़प्पा सभ्यता के नगर हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, सामान्यतः पश्चिमी भाग छोटा लेकिन ऊंचाई पर होता था, और जो पूर्वी हिस्सा होता था वो निचले इलाकों में होता था। ये भी सही है, 2 भागों में बांटा है, पूर्वी और पश्चिमी। पुरातत्वविदों ने ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग कहा है और निचले हिस्से को निचला नगर कहा है। ये भी सही है। तो 3 स्टेटमेंट आपके सही हो गए। चौथा स्टेटमेंट, इसके दोनों हिस्सों की 4 दीवारी कच्ची ईंटों की बनाई गई थी। ये वाला क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। जो हड़प्पा सभ्यता थी यह एक नगरीय सभ्यता थी, इसको ध्यान रखना। तो यहाँ पर कच्ची ईंटों का नहीं, पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, आप जैसे यहाँ पर फोटो देख सकते हैं, ये हड़प्पा की ईंटों की यहाँ पर ये दीवार है, पक्की ईंटों की दीवार है। ठीक है, तो इसको आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो विशाल स्नानागार हमें कहां से मिला है? ये हमें मोहनजोदड़ो से मिला है। और इसके बारे में कौन कौन से कथन है, चलिए उनको देखते हैं। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। पहला स्टेटमेंट आपका सही है। जो विशाल स्नानागार है, जैसा आप फोटो देख सकते हैं, ये मोहनजोदड़ो से जो महान स्नानागार मिला है वो है। तो इसको बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। ये भी आपका सही है। और जैसे मैंने कहा था कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होते, अब इसी पॉइंट से, इसी स्टेटमेंट से क्वेश्चन बना देगा कि विशाल स्नानागार में पानी के रिसाव को रोकने के लिए किसकी परत चढ़ाई जाती थी?
तो चारकोल की परत चढ़ाई जाती थी, आपके क्वेश्चन बन गए। ठीक है, तो एनसीईआरटी से एमसीक्यू के साथ फैक्ट करने से आपके ढेर सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। और इस पूरी सीरीज में जैसा मैंने पहले वीडियो में भी कहा था, आपको नए पुराने यूनिक सारे फैक्ट सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसमें दोनों तरफ उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। ये वाला स्टेटमेंट भी आपका सही है। हमें गलत वाला बताना है, गलत है आपका चौथा ऑप्शन डी। इसमें पानी भरने के लिए सिंधु नदी से छोटी नहरें निकाली गई थी, तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा। इसमें पानी भरने के लिए जो पानी होता था उसे कुएं से निकाला जाता था, नहरें नहीं बनाई गई थी। ठीक है, तो जो विशाल स्नानागार था कैसे भरा जाता था, कुओं से पानी निकालकर, और फिर जब उसका इस्तेमाल हो जाता था फिर उसे खाली कर दिया जाता था। तो ऑप्शन डी यहां पर गलत है, सिंधु से कोई नहर नहीं बनाई गई थी। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त नगरों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो चलिए फिर से देखते हैं। कालीबंगा और लोथल से हमें अग्निकुंड मिले हैं, पहला वाला स्टेटमेंट आपका सही है। क्वेश्चन आता है पेपरों में अग्निकुंड के साक्ष्य कहां से मिले हैं, आपको ध्यान होगा, तो लोथल और कालीबंगा दोनों से मिले हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से हमें बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं, ये वाला भी आपका सही है। दोनों स्टेटमेंट आपके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर हड़प्पा नगर प्राप्त हुए हैं? तो देखिए हड़प्पा नगर हमें कहां कहां से मिले हैं उनको देखते हैं। हड़प्पा के नगर हमें पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है वहां से मिले हैं, भारत में गुजरात से मिले हैं, राजस्थान से, पंजाब से, हरियाणा से, इन सारी जगहों से मिले हैं। इस मैप को आप देख सकते हैं, पाकिस्तान के आपका जो मोहनजोदड़ो है पाकिस्तान में पड़ता है, सिंधु नदी के तट पर है। आपका हड़प्पा देखें, हड़प्पा की नदी पूछी जाती है, हड़प्पा रावी नदी के तट पर पड़ता है। इसके अलावा कालीबंगा आपके राजस्थान में हो गया, लोथल आपका धौलावीरा आपके गुजरात में हो गए। तो ये आपके जो इंपॉर्टेंट हड़प्पा नगर हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। राखीगढ़ी आपके हरियाणा में हो गया। तो इन सारी जगहों से हमें मिले हैं। नेक्स्ट है हमारा, हड़प्पा सभ्यता में नगरों की विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए अब देखते हैं। जो नगर थे, एक चीज को ध्यान रखना, हड़प्पा सभ्यता जो थी वो नगरीय सभ्यता थी, तो इनके नगरीय सभ्यता, इनके नगरों को लेकर क्वेश्चन आते हैं। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिला होते थे, तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। हड़प्पा के नगरों में, हड़प्पा का मतलब यहाँ पर सिर्फ हड़प्पा नहीं है, मोहनजोदड़ो, लोथल, धौलावीरा, कालीबंगा, राखीगढ़ी सब शामिल हैं। हड़प्पा के नगरों में जो घर होते थे वो 1 से 2 मंजिला के होते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे, ये वाला भी आपका सही है। ठीक है, हर घर में स्नानागार अलग होता था और कुछ घरों में कुएं भी हमको देखने को मिले हैं। इन सभी नगरों में नालों को खुला रखा जाता था ताकि इनकी सफाई आसानी से हो जाए, तो ये वाला पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। जो नाले होते थे इनको बंद रखा जाता था, ठीक है, और इनके ऊपर जगहों पर मेन होल बना दिए जाते थे जहां से इसकी सफाई वगैरह की जाती थी। तो इनको खुला नहीं रखा जाता था, इनको ढक के रखा जाता था। ठीक है, इसको ध्यान रखना। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके, ये वाला भी आपका सही है। ऑप्शन सी यहां पर आपका गलत हो जाएगा। देखिए कितने छोटा सा डिटेल चेंज था, बाकी आपके सारे ऑप्शन ऐसे आएंगे एनसीईआरटी से अगर डायरेक्ट उठाएगा कि आपको लगेंगे चारों सही है। नालों को खुला नहीं बंद रखा जाता था और उन पर मेन होल बनाए जाते थे। नेक्स्ट है, हड़प्पा नगरीय जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब उनके नगरीय जीवन के बारे में है। नगरों में शासक वर्ग नगर की खास इमारतें बनाने की योजना तैयार होगा, यहाँ पर तैयार करता था, तो पहला वाला आपका सही हो जाएगा। हड़प्पा के अंदर जो नगरों की जो खास इमारतें होती थी उनको बनाने वाले जो लोग होते थे वो शासक वर्ग में आते थे। ठीक है, दूसरा है लिपिक और शिल्पकार भी नगरों में रहते थे, तो ये भी आपका सही है। हड़प्पा नगरों में शिल्पकार, शासक, लिपिक और व्यापारी सारे लोग रहते थे। शासक और नगरवासी द्वारा व्यापार भी किया जाता था। तो सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, तो ये व्यापार करते थे, नगरवासी भी करते थे और जो शासक वर्ग होता था वो भी करता था। ठीक है, तो तीनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही हो जाएंगे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारा, हड़प्पा से प्राप्त बाट और मनकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन कौन सा है?
तो हड़प्पा से हमें बाट के चिन्ह भी मिले हैं, बाट मिले हैं, जिनका चित्र आप यहाँ पर देख सकते हैं। इन बाट और मनके भी दिए गए हैं। इनके बारे में है क्या है, देखिए, बाटों को बनाने के लिए सामान्यतः चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता था। तो पहला वाला स्टेटमेंट आपका गलत है। बाटों को बनाने के लिए हड़प्पा सभ्यता में चर्ट पत्थर का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है, चूने पत्थर का नहीं, चर्ट पत्थर का। तो पहला वाला आपका गलत स्टेटमेंट हो गया। अब देखिए कितना डिटेल्ड क्वेश्चन है, और कौन सी क्लास का क्वेश्चन है ये, 6ठी क्लास का क्वेश्चन है। और लूसेंट के लेकर आपकी जितनी इंपॉर्टेंट बुक्स आती हैं जीके की, ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। और यही क्वेश्चन फिर आपको परीक्षा में आते हैं और फिर आपको ये यूनिक क्वेश्चन लगते हैं। तो हड़प्पा से हमें जो बाट मिले हैं ये किससे बनाए जाते थे, चर्ट पत्थर से बनाए जाते थे। दूसरा, मनकों के निर्माण में कार्निलियन पत्थरों का प्रयोग हुआ था, ये वाला आपका सही है। मनके कार्निलियन पत्थरों से बनाए जाते थे और बाट आपके चूना पत्थर से नहीं, चर्ट पत्थर से बनाए जाते थे। दोनों के चित्र आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से एक कढ़ाईदार वस्त्र पहने एक व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति प्राप्त हुई है। यानी वो जो दाढ़ी वाला चित्र है ना, जो कई बार आता है कि दाढ़ी वाले आदमी की प्रतिमा हमें कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली है, ऑप्शन बी। ये वो फोटो है जिसके बारे में ये क्वेश्चन है। तो ये हमें कहाँ से मिली है, ये हमें मोहनजोदड़ो से मिली है, कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुआ एक व्यक्ति। नेक्स्ट है, हड़प्पाई नगर शिल्प के संदर्भ में सही कथन कौन सा है। तो चलिए हड़प्पाई नगरों के शिल्प के बारे में जानते हैं। पहला स्टेटमेंट है, सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। तो पहला वाला आपका सही हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता में जो गहने और बर्तन होते थे सोने और चांदी के भी बनाए जाते थे। दूसरा स्टेटमेंट है, तांबे और कांसे से केवल औजार और हथियार बनाए जाते थे। ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। तांबे और कांसे से सिर्फ औजार और हथियार नहीं, इनसे भी गहने और बर्तन बनाए जाते थे, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये केवल दिया है ना, इसकी वजह से ये गलत हो गया। सिर्फ ये दो नहीं, बर्तन भी बनाते थे, तांबे कांसे से गहने भी बनाए जाते थे। मोहरे बनाने के लिए पत्थरों का प्रयोग किया जाता था, फिर ये आपका सही हो जाएगा। मोहरे जो होती थी हड़प्पा काल की आयताकार मोहर होती थी, जैसा आप देख सकते हैं जानवरों के चित्र इस पे बनाए जाते थे और ऊपर कुछ लिपि में लिखा जाता था। इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है। तो गहने और बर्तन आपके सोने चांदी के होते थे। तांबे और कांसे से केवल ये दो नहीं, इसके अलावा गहने और बर्तन भी बनाए जाते थे। मोहरे पत्थर से बनाई जाती थी जिस पर जानवर होते थे और ऊपर लिपि में कुछ लिखा जाता था, जिस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है। और यह मोहर आयताकार होती थी। फोटो आपने यहाँ पर देखा। दूसरे वाले को छोड़कर पहला और तीसरा आपका सही है, ऑप्शन बी सही उत्तर है। सूती कपड़े के टुकड़ों के अवशेष निम्नलिखित में से किस स्थल से मिले हैं। तो देखिए सूती कपड़ों के जो हमें टुकड़े के अवशेष मिले हैं ये हमें मोहनजोदड़ो से मिले हैं, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सूती वस्त्र के साक्ष्य कहां से मिले हैं, सीधा क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो से मिले हैं। एक और क्वेश्चन यहां पर जो या आपको सोना चांदी तांबा कांसा है इनको लेकर बन सकता है। किसी पेपर में आया था कि हड़प्पा सभ्यता में सोना कांसा कहां से आयात होता था। देखिए जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो तांबा मंगाते थे राजस्थान से और ओमान देश से। तो तांबा कहां से आता था, राजस्थान और ओमान। इनको लिखते हुए चले जिस कॉपी में आप नोट्स बनाते हुए चल रहे हैं, सीरियल वाइज आपके नोट्स बनते हुए चल रहे हैं सभी तथ्यों के साथ। टिन होता था क्योंकि टिन लाना पड़ेगा, तांबे के साथ मिलाना पड़ेगा ताकि आप कांसा बना सकें। तो टिन जो होता था वो ईरान और अफगानिस्तान से आता था। तांबा राजस्थान ओमान से, टिन आपके ईरान अफगानिस्तान से। सोना मंगाया जाता था कर्नाटक से। बहुमूल्य पत्थर आपके गुजरात ईरान और अफगानिस्तान से मंगाए जाते थे, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना, हड़प्पा में लोहे का प्रयोग नहीं होता था। नेक्स्ट है हमारा, इसको हम देख चुके मोहनजोदड़ो। अगला, हड़प्पा के नगरों में सूत कताई का काम होता था, ये कथन है। कारण दिया है मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। देखिए हड़प्पा के जो नगर है वो 4700 साल पुराने हैं। मेहरगढ़ का जो स्थल है आपका ये 7000 साल पुराना है। तो दोनों में अब यहाँ पे सुताई कताई का काम होता था वो ठीक है,
लेकिन अब वहां इसलिए होता था क्योंकि यहां से कपास की खेती होती थी, तो ये गलत हो जाएगा। ये कारण यहां पर स्पष्टीकरण नहीं है, स्टेटमेंट दोनों सही है। हड़प्पा में सूत कताई का काम होता था और मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी उस जमाने में। प्राचीनतम जो हमें साक्ष्य मिले वो मेहरगढ़ से मिले हैं। तो यहां पर कथन तो दोनों सही हैं, लेकिन ये जो कारण है इसकी वजह से यह होता था ये स्पष्ट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार ये आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। और कहाँ का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, क्लास 6 का क्वेश्चन है, अभी हम 7th में नहीं गए हैं। तो हड़प्पा में मिट्टी के जो बर्तन होते थे, मिट्टी के बर्तन आपके लाल मिट्टी से बनाए जाते थे। काले रंग का उसके ऊपर डिजाइन होता था, काला रंग मत करना है आपने, काले रंग का डिजाइन होता था। लाल रंग की जो मिट्टी होती थी, लाल मिट्टी जो होती थी उसके बर्तन बनाए जाते थे, उन पर लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी और फिर जो डिजाइन होता था वो काले रंग का होता था। तो डिजाइन पूछेगा तो काला रंग, बर्तन का रंग होता था लाल। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। ठीक है, जो ये बर्तन होते थे इन पर लाल रंग की पुताई कर दी जाती और फिर निचले हिस्से में काले रंग से चित्रकारी करी जाती थी, डिजाइन बनाए जाते थे। तो किस रंग का उपयोग किया गया है? लाल रंग आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हड़प्पा काल में प्रयोग किए जाने वाले फ्यांस के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो देखिए, फ्यांस क्या होता था जिसका इस्तेमाल हड़प्पा के काल में होता था, देखते हैं। इस काल में फ्यांस से मनके, चूड़ियां, बालें, छोटे बर्तन बनाए जाते थे। तो फ्यांस का इस्तेमाल क्या क्या बनाने में होता था? मनके बनाने में, चूड़ी बनाने में, बालियां बनाने में, छोटे बर्तन बनाने में इसका इस्तेमाल होता था। तो पहला वाला आपका सही है। दूसरा, इस काल में प्रयोग होने वाले पत्थर और शंख जहां प्राकृतिक रूप से पाए जाते थे वहीं फ्यांस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। तो फ्यांस क्या था? कृत्रिम रूप से इसको तैयार किया जाता था। ठीक है, जो बालू या स्फटिक पत्थर होते थे उनको चूरा किया जाता था, फिर गोंद के साथ उनको मिलाकर वस्तुओं को बनाया जाता था, उसको कहते हैं फ्यांस। ठीक है, यानी कि पत्थरों के चूरे कर देना है पहले और फिर गोंद से उनको मिला के उनका कुछ वस्तुएं उनसे बना देनी है। और क्या क्या बनाए जाते थे? मनके, चूड़ियां, बालियां, छोटे बर्तन, इनसे। तो यहां पर आपके दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, हड़प्पा काल के गांवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? अब हड़प्पा के गांवों के बारे में है, चलिए देखते हैं। पहला, कृषक और चरवाहे गांवों में रहते थे। देखिए, हड़प्पा एक नगरीय सभ्यता थी, लेकिन इसके अलावा भी लोग गांवों में रहते थे। इनमें कृषक और जो चरवाहे होते थे वो प्रमुख होते थे। ठीक है, हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तिल, सरसों उगाते थे, ये भी आपका सही है। खेती की जुताई के लिए हल का प्रयोग इस समय की नई बात थी, ये भी आपका सही है। खेती की जुताई के लिए इन्होंने हल का इस्तेमाल करना शुरू किया और ये इनके लिए नई बात थी। हल के आकार के मिट्टी के खिलौने भी हमें मिले हैं, इनके हमें वास्तविक हल तो नहीं मिले, लेकिन हल के मिट्टी के खिलौने हमें आज भी देखने को मिलते हैं। सभी हड़प्पा नगरों में सिंचाई के लिए पर्याप्त जल वर्षा प्राप्त हो जाता था, तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा। पर्याप्त जल व्यवस्था यहाँ पर नहीं हो पाती थी वर्षा से, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, ये लोग पानी को जमा कर लेते थे और फिर बाद में उसका इस्तेमाल करते थे। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण नगर धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? धौलावीरा आपके गुजरात में है, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुजरात के कच्छ इलाके में स्थित है। हड़प्पा कालीन नगर 2 भागों में विभक्त थे, परंतु इनमें से एक नगर 3 भागों में बटा है। हड़प्पा के सभी नगर जो हैं वो 2 भागों में बटे हुए हैं। एकमात्र नगर हड़प्पा का जो 3 भागों में बटा है वो है आपका धौलावीरा। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान रखना। ठीक है, एकमात्र नगर है हड़प्पा का जो 3 भागों में बटा है। हड़प्पा का लोथल नगर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो लोथल आपके गुजरात में है, ऑप्शन डी। गुजरात में भोगवा नदी के तट पर स्थित है लोथल। लोथल नगर के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए देखते हैं। यह गुजरात में माही नदी के किनारे है, गलत। यह माही नदी के किनारे नहीं है, भोगवा नदी के किनारे, जैसा हमने बात करी। यह एक बंदरगाह भी था, तो लोथल हड़प्पा सभ्यता का एक फेमस बंदरगाह था, ये भी सही है। पहला वाला आपका गलत है। इस नगर में भंडार गृह भी मिला है, हमने शुरुआत में देखा यहाँ से मिला है। यहाँ से एक इमारत मिली है जहाँ मनके बनाने का काम होता था। तो मनके बनाने का कारखाना कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है।
शुरुआत का पहला वाला गलत है, बाकी तीनों आपके स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट है हमारा, हड़प्पा कालीन मोहर और मोहरबंदी के संदर्भ में सही कथन बताइए। तो चलिए इनको देखते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मोहर का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था जो एक जगह से दूसरे जगह भेजे जाते थे। तो ये बिल्कुल सही है। ऐसे डिब्बे या थैले जिनको आपको एक जगह से दूसरे जगह भेजना है, चेक करने के लिए कि रास्ते में इनके साथ छेड़छाड़ न हो, तो उसके ऊपर मोहर का इस्तेमाल यानी मुद्रा का इस्तेमाल वहां पर किया जाता था। ये थी आपकी मोहर। शासक वर्ग द्वारा प्रचलित मोहर को बंद करना मोहरबंदी कहलाता था। डिमोनेटाइजेशन की बात हो रही है, तो ये वाला आपका गलत है। उस समय डिमोनेटाइजेशन नहीं होता था। मोहरबंदी क्या होती थी? देखिए, मोहरबंदी ये होती थी कि जो भी आपका डिब्बा है, थैला है, उस पर मोहर लगाई जाती थी। मोहर लगाने का मतलब यहां पर यह हो गया कि मिट्टी को गीला करके एक छाप लगा दी जाती थी, और फिर अगर पूरे रास्ते में उस छाप के साथ, उस निशान के साथ कोई भी छेड़छाड़ हो तो पता चल जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ हुई है। तो उस मोहर लगाने को, उस छाप को कहा जाता था मोहरबंदी या मुद्रांकन। इसको ध्यान रखना, ठीक है। डिमोनेटाइजेशन नहीं था। तो सेकंड वाला आपका गलत है, सिर्फ पहला वाला सही है। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के अंत के विषय में निम्नलिखित तर्कों में से कौन से तर्क दिए जाते हैं? तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता 1750 के आसपास खत्म हो जाती है। इसके विनाश के बारे में कई सारे स्टेटमेंट दिए जाते हैं, कई सारे कारण बताए जाते हैं, जिसमें नदियों का सूखना, जंगलों का विनाश और शासकों का नियंत्रण समाप्त हो जाना, ये सारी चीजें होती थी। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता का अंत यहां से ही होता है, ठीक है। इन सारे कारणों को माना जाता है। इसके अलावा आर्यों का आक्रमण माना जाता है, कई सारे बातें हैं। इसके बाद ये सारे नगर बने थे 4700 साल पहले। इसके बाद हड़प्पा सभ्यता आपकी खत्म हो गई 1750 ईसा पूर्व में। आज से 2500 साल पहले फिर गंगा के मैदानों के किनारे आपके नगरों का विकास होता है। जैसा हमने पहले वीडियो में देखा था कि गंगा के किनारे और उसकी सहायक नदियों के किनारे कब हुआ और सिंधु और उसकी नदियों के किनारे कब हुआ, वो क्वेश्चन भी यहीं से बनता है। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो देखिए, 4 वेद हैं हमारे पास, उनमें सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। ऋग्वेद की रचना आज से लगभग 3500 साल पहले मानी जाती है। इसमें 1000 से, अगर हम एग्जैक्ट की बात करें, 1028 मंत्र हैं, और इन मंत्रों को क्या बोला जाता है? इन मंत्रों को सुक्त बोला जाता है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा, लूसेंट में भी दिया है। इसमें सुक्तों की संख्या कितनी है? 1028। शुक्त का मतलब क्या होता है? शुक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया। इसको भी ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, हो सकता है अगले पेपर में शुक्त का अर्थ पूछ ले। ये जो शुक्त होते थे, मंत्र होते थे, देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए थे। 3 प्रमुख देवता थे जिनका उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है, जो आपके हैं अग्नि देवता, सोम देवता और इंद्र देवता। अग्नि देवता को आग का देवता, सोम देवता को वनस्पति का और इंद्र को युद्ध का देवता माना जाता था, ठीक है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चलिए देखते हैं। ऋग्वेद में सभी सूक्तों की रचना पुरुषों द्वारा करी गई है। पहला वाला तो आपका गलत है। ऋग्वेद में जो अधिकांश रचना है वो पुरुषों की है, लेकिन कुछ महिलाओं ने भी करी है। सभी पुरुषों ने करी है, वो गलत है। तो पहला वाला आपका गलत है। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती थी, तो ये वाला आपका सही है। ऋग्वेद की रचना संस्कृत भाषा में हुई है और इस संस्कृत को वैदिक संस्कृत या प्राक संस्कृत कहा जाता था। ऋग्वेद के उच्चारण और श्रवण किया जाता था, ना कि इनको पढ़ा जाता था। ये वाला भी आपका सही है। ऋग्वेद को कोई बोलता था और बाकी लोग सुनते थे। कोई किताब नहीं थी, कुछ छपा नहीं था कि आप इनको पढ़ा सकें और पढ़ सकें। तो ऋग्वेद का उच्चारण और श्रवण होता था। दूसरा और तीसरा आपके यहां पर सही हो जाएंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में निम्न में से किन नदियों का उल्लेख सबसे कम हुआ है? तो ऋग्वेद में सबसे कम उल्लेख हुआ है गंगा और यमुना का। सिंधु और उसकी सहायक नदियां हैं, ये सारी की सारी, सिंधु, सरस्वती, ब्यास, इनका उल्लेख ज्यादा हुआ है। गंगा, यमुना, इनका उल्लेख कम हुआ है, ठीक है। एक एक बार इनका उल्लेख सिर्फ हुआ है। सबसे ज्यादा बार ऋग्वेद में सिंधु का हुआ है और ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना जाता है। तो यहां पर आपका तीसरा और चौथा सी वाला होगा, यहां पर इसको 4 करना, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक युद्धों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब ऋग्वैदिक काल के वॉर्स के बारे में आपने बताना है, लड़ाइयों के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है। इस काल में मवेशियों के लिए युद्ध लड़े जाते थे, सही है।
ऋग्वैदिक काल में ज़्यादातर जो युद्ध होते हैं वो जानवरों के लड़े जाते थे, ठीक है। लड़ाइयाँ ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी, तो ये वाला भी सही है। ऐसी ज़मीन जहाँ पर अच्छे चारागाह होते थे उसके लिए भी लड़ाइयाँ होती थी। युद्ध में जीता गया धन केवल सरदारों और पुरोहितों में बांटा जाता था, तो ये वाला गलत हो जाएगा। युद्ध में जो धन जीता जाता था उसको पुरोहितों को दिया जाता था आधा हिस्सा, कुछ हिस्सा सरदारों को दिया जाता था, कुछ हिस्सा यज्ञ के लिए रखा जाता था, बाकी जनता में बांट दिया जाता था, ठीक है। इस काल में युद्धों के लिए कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, ये वाला भी आपका सही है। परमानेंट सेना नहीं होती थी, नगर के जितने भी पुरुष होते थे वो सारे लड़ाइयों में जाते थे। तो पहला, दूसरा और चौथा आपका यहाँ पर सही है, हमें गलत वाला बताना था, ये वाला आपका गलत है। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक काल के काम के आधार पर वर्गीकृत दो समूह पुरोहित और राजा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। अब ऋग्वैदिक में काम के आधार पर उनको वर्गीकृत किया गया है। दो प्रमुख समूह हैं, एक है पुरोहित और एक राजा। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण भी कहा गया है, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे, तो ब्राह्मणों के लिए इस्तेमाल हुआ है पुरोहित जो यज्ञ वगैरह करते थे, पहला वाला आपका सही है। दूसरा, राजा महलों में रहते थे और शासन के लिए कर वसूल करते थे, तो ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत है। देखिए, ये राजा वैसा राजा नहीं होता था जैसा आने वाले टाइम पे हुआ। ये राजा भी नॉर्मल होता था, केवल शासक वर्ग में आता था जो युद्ध में नेतृत्व करता था नगर का या पूरे कबीले का, और ऐसी व्यवस्था भी नहीं थी कि इस राजा के बाद इसका बेटा ही शासक बनेगा। एक सभा होती थी, वो सबसे जो बहादुर व्यक्ति होता था, युद्ध कौशल में प्रमुख होता था, उसको राजा अपना चुनते थे। तो ये कोई महलों में नहीं रहता था, इसको ध्यान रखना, ठीक है। और ना ये टैक्स वसूलता था, तो पहला वाला आपका सही है, सेकंड वाला आपका गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ऋग्वेद में मिलता है। तो देखिए, इनमें से कौन सा शब्द है हमें जो ऋग्वेद में मिलता है, सही आंसर है आपका ऑप्शन डी। ऋग्वेद में हमें पुरुष जन, भरत जन, यदु जन, इन सब के बारे में और भी जनों के बारे में जानकारी मिलती है। इनके बारे में हम आने वाले चैप्टर्स में और ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। आर्य लोग अपने विरोधियों को निम्नलिखित में से क्या कहते थे। तो जो आर्य लोग होते थे अपने विरोधियों को, और ये अपना विरोधी उनको मानते थे जो या तो दूसरी भाषा बोलते हैं या वे लोग जो यज्ञ नहीं करते हैं, क्योंकि आर्य लोग यज्ञ करते थे, ठीक है। तो ये अपने विरोधियों को दस्यु कहते थे, ऑप्शन डी सही आंसर होगा। और बाद में इसी दस्यु से शब्द बना दास, जो कि गुलाम के लिए फिर इस्तेमाल होने लगा। लेकिन उस काल में दस्यु या दास शब्द किसके लिए इस्तेमाल होता था, ऐसे लोग जो आर्य नहीं थे, अनार्यों के लिए इस्तेमाल होता था, जो दूसरी भाषा कहते थे और यज्ञ नहीं करते थे। नेक्स्ट है, जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय कुछ अन्य जगहों पर महापाषाणिक कब्रें बनाने की प्रथा का विकास हो रहा था। महापाषाणिक कब्रों की प्रथा के संबंध में कौन सा कथन सही है। महापाषाणिक के बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि महापाषाणिक क्या होता था कि बड़े बड़े पत्थरों से जो कब्र बनाई जाती थी उनको कहते थे महापाषाण। यह प्रथा केवल दक्कन और दक्षिण भारत में प्रचलित थी, यह वाला आपका गलत है। जो महापाषाणिक प्रथा थी कि पत्थर से बड़ी बड़ी कब्रें बनाई जाएंगी, ये प्रथा आपके दक्कन में, दक्षिण भारत में, उत्तर पूर्वी भारत में और कश्मीर में, इन जगहों पर प्रचलित थी। कुछ महापाषाण जमीन के भीतर होते थे, कुछ जमीन के ऊपर दिख जाते थे, तो ये वाला आपका सही है। सेकंड वाला आपका सही है, फर्स्ट वाला आपका गलत है। महापाषाण कब्र का चित्र आप यहाँ पर एक देख सकते हैं। इसकी प्रथा, इस ऐसी कब्रों को बनाने की प्रथा आज से लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी, ठीक है। इसको ध्यान रखना, कब शुरू हुआ है, 3000 साल पहले, यानी कि 1000 ईसा पूर्व में। निम्न में से कौन से चिन्ह जमीन के भीतर की महापाषाणिक कब्रों को दर्शाते थे। तो देखिए, जो जमीन के भीतर बनाई जाती थी, एक तो जमीन के ऊपर से दिख जाती थी, वो तो ठीक है, एक जमीन के भीतर होती थी। उसकी पहचान करने के लिए, क्योंकि ऐसा होता था उस समय, एक परिवार के लोगों को एक ही कब्र में दफनाया जाता था। जैसे एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, उसको दफना दिया, बाद में किसी दूसरे व्यक्ति की मृत्यु हुई तो उसको भी उसी कब्र में लाकर दफनाया जाता था। तो पहचान के लिए वो क्या करते थे, पहचान के लिए गोलाकार सजाए हुए पत्थर लगा देते थे या फिर एक अकेला खड़ा हुआ पत्थर वहां पर यानी कि निशान बना देते थे, जैसा आप चित्र में देखते हैं। तो पहला और दूसरा सही है, कोई चबूतरा वहां पर नहीं बनाया जाता था, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामान्यतः मृतकों को खास किस्म की मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। इन बर्तनों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो ये जो महापाषाण कब्रें होती थी, इसमें इंसान को कुछ खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाते थे और इन बर्तनों को काले लाल मिट्टी के बर्तन कहा जाता है, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, ठीक है।
इनके साथ साथ कब्रों में कभी कभी लोहे के औजार डाल दिए जाते थे, हथियार डाल दिए जाते थे, घोड़े के लिए रस्सी वगैरह डाल दी जाती थी, उसको भी ध्यान रखना, ठीक है, जैसा आप इनको देख सकते हैं। नेक्स्ट है, महापाषाणिक कब्रों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। चलिए सही स्टेटमेंट ढूंढते हैं। महापाषाणिक कब्रें वे प्राप्त चीजें दफनाए लोगों के सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाती थी। तो देखिए महापाषाणिक जो कब्रें हैं, जैसे मैंने कहा, इनके साथ कुछ सामान भी दफनाया जाता था, तो उन सामान से इनकी सामाजिक स्थिति का पता लगता है। जैसे कर्नाटक में ब्रह्मगिरी है, एक पुराण स्थल है, यहां से जो कब्र मिली है उस एक कब्र में हमें 33 सोने के मनके और शंख देखने को मिले, और एक दूसरी कब्र देखने को मिली, उसमें केवल मिट्टी के बर्तन देखने को मिले। तो एक स्टेटस का दर्जा दिख गया कि उधर वाला जो व्यक्ति था वो अमीर था, इधर वाला व्यक्ति गरीब था। तो महापाषाणिक कब्रों से जो चीजें मिली हैं हमें, वो उनकी सामाजिक स्थिति को दर्शाते थे, ये सही बात है। दूसरा, कुछ पाषाणिक कब्रों से एक ही परिवार के कई लोगों के कंकाल मिले हैं, ये वाला भी सही है। जैसे मैंने आपको कहा, सामान्यतः एक ही परिवार के लोगों को एक साथ दफनाया जाता था, लेकिन एक साथ का मतलब ये नहीं कि एक मरा तो सबको दफना दिया। अलग अलग समय में कोई कब भी मरे उसे उसी कब्र में लाकर दफनाया जाता था, ये वाला भी सही है। कब्रों पर गोलाकार चट्टानें और खड़ी चट्टानें रखकर चिन्ह बनाए जाते थे ताकि लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकें, ये वाला भी आपका सही है। इसमें चेंज करना, क्वेश्चन में सही नहीं बताना है आपने, ठीक है। कब्रों में दोबारा जाने के लिए एक रास्ता होता था जिसे डेथ होल के नाम से जाना जाता था, ये वाला गलत है। रास्ता होता था, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर ये गोलाकार रास्ता होता था, लेकिन इनको डेथ होल नहीं कहा जाता था, इनको पोर्ट होल कहा गया है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। क्या कहते थे? पोर्ट होल, डेथ होल नहीं कहते थे। तो ऑप्शन डी यहां पर गलत है, इसको सही करना कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपको गलत वाला बताना था, डी वाला गलत है, बाकी तीनों सही हैं। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि क्या क्या चीजें दफनाई जाती थी, उन चीजों से क्या पता चलता था। एक ही परिवार के भी दफनाए जाते थे एक साथ, वो भी आपको पता चल गया। और फिर निशान लगाए जाते थे, कैसे? गोलाकार चट्टानें या खड़ी चट्टानों से, ठीक है। नेक्स्ट है, इनाम गांव एक आरंभिक गांव था जहां 3600 से 2700 वर्ष पूर्व लोग रहते थे। यह किस नदी के किनारे है? तो देखिए, इनाम गांव की बात करें, यह आपके घोड़ नदी के किनारे स्थित है। घोड़ नदी भीमा की एक सहायक नदी है और इसी घोड़ नदी के किनारे बसा है आपका इनाम गांव, ठीक है। यहाँ से भी हमें अनेक प्रकार की कब्रें मिली हैं जिसमें उनके साथ सामान दफनाया जाता था, तो इसको भी आपने ध्यान रखना है। किस नदी के किनारे है? घोड़ नदी के किनारे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा एनसीईआरटी क्लास 6 की हमने आज सेकंड वीडियो को यहाँ पर कवर किया, जिसमें हमने क्लास 6 के चौथे और 5वें चैप्टर के एमसीक्यूज को यहाँ पर देखा। एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस है आपके डिटेल में होते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, आपके कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करते हैं, तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सीरीज है। आपने देखा होगा इन जो हमने आज लगभग 34 के करीब क्वेश्चंस को किया है, तो आपके कितने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, कितने सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए कि क्या उस समय नदियाँ में नहर बनाई जाती थी, स्नानागार के लिए नहीं बनाई जाती थी, कुओं के बारे में, दीवारों के बारे में, नगरीय सभ्यता के बारे में, ऋग्वेद के बारे में, कई सारे कॉन्सेप्ट आपके बिल्डअप होते रहते हैं। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।